Hello guys, uh, this video is about Bihar administration and the political arena of Bihar, है ना। ये 13वां पार्ट है हम लोग का। और बिहार स्पेशल का जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं अभी, राइट। सो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें हम लोग, तो शुरुआत हमें देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनती है वो बनता है 1911 में, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बात की जाती है वो आर्टिकल 169 में किया गया है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि विधान परिषद कहते हैं हम लोग यहाँ पे, विधान परिषद, जो कि अभी सेकेंड हाउस है, जो पहले नहीं था सेकेंड हाउस ये। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 1911 में इसका फॉर्मेशन होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, है ना। इनफैक्ट 67 बीपीएससी में भी इसको पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कब इसका पहला मीटिंग हुआ था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 1913 में 20 जनवरी को। तो डेट भी याद रखना, डेट तक पूछा गया है ना। तो पहली मीटिंग, अच्छा कितने लोग थे मीटिंग में, तो 43 लोग, ठीक है जी। 1936 में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अपर हाउस में। अभी जो अपर अपर हाउस देखते हैं ना बिहार में, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही कन्वर्ट करके बनाया जाता है। पहले सिर्फ यही एक था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ डेट याद रखना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी 1913 को पहली मीटिंग होती है, लेकिन 20 जनवरी 1920 को पहला सेशन इसका होता है, जिसमें कि टोटल 43 लोग थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं, और इस तरीके से इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका। तो 5th 6th जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और बच गए जो 1/6 उनका नॉमिनेशन होता है। 1/3 जो मेंबर हैं वो हर दूसरे साल क्या कर जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं। 1/3 रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मान लो अगर 75 लोग हैं, तो इनमें से 25 लोग हर दूसरे साल क्या कर जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। और मानना क्या, 75 ही मेंबरशिप इनफैक्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिहार में, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मेंबरशिप कैसे कैसे चेंज हुई वो देखिए। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो शुरुआत में जब 1920 में पहला जो इसका मीटिंग होता है, सेशन होता है, तो उस टाइम 43 मेंबर थे, और बढ़ करके 75 हुआ है 2000 में, ठीक है। अब इस पे भी देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले 68 के वाले बीपीएससी में, कि कौन कौन लोग चुनता है। तो लोकल बॉडीज से लोग चुनते हैं, एमएलए भी चुनाव करते हैं, है ना। ग्रेजुएट वोट देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी को चुनने में। और टीचर्स जो सेकेंडरी स्कूल के हैं वो भी जो है वोट करते हैं। तो पूछा गया था क्वेश्चन, ऑप्शन में ये सब था, ग्रेजुएट था, टीचर था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। 68 बीपीएससी में तो इंडस्ट्री वाज नॉट द पर्सन और ग्रुप दैट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल ऑफ द एमएलसी इलेक्शन, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। अच्छा, 1/3 जो इलेक्शन होता है वो लोकल बॉडीज करती है, 1/3 पार्ट एमएलए करते हैं, 1/12 पार्ट ग्रेजुएट्स करते हैं, और 1/12 पार्ट टीचर्स करते हैं। और बाकी जो 1/6 बच गया उसका नॉमिनेशन होता है, ठीक है। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो नॉमिनेटेड हैं, वो, है ना, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। आर्टिकल अगर 173 की बात किया जाए, तो ये क्वालिफिकेशन की बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिसमें कि 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, भारत के सिटीजन होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होनी चाहिए, या या कोई एक डेजिग्नेटेड आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। एलिगेशन आप पे लगा है वो अलग बात है, लेकिन ये साबित नहीं हो जाना चाहिए कि आप क्रिमिनल हैं। अगर आप क्रिमिनल साबित हो जाते हैं तो फिर आप जो है एमएलसी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जो विधानसभा है ना, इसको विधानसभा कहते हैं, ठीक है, विधानसभा। तो 1937 में जो है इसका एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, और इसमें सीट रिजर्व होता है। 40 सीट इसका रिजर्व है, जिसमें कि 38 शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है। टोटल 243 सीट है, सबको पता है। मेंबरशिप इसका कैसे-कैसे चेंज हुआ देख लीजिए। तो 1937 में 152 इसमें मेंबरशिप थी। 152 152 मेंबर्स वाज़ देयर
इन 1937 और ये चेंज होकर के 243 हो जाता है 2000 में जब झारखंड का हमसे टूटता है तो, ठीक है? तो झारखंड जब नहीं टूटता है, झारखंड भी पार्ट था बिहार का, तब 324 सीट हमारे पास था 1977 में और ये चेंज होकर के 243 हो जाता है 2000 में जब 15 तारीख को 15 नवंबर को झारखंड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 173 का। तो आर्टिकल 173 जो बात करता है क्या? क्वालिफ़िकेशन का, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा क्या 25 ईयर का आपकी उम्र होनी चाहिए, सिटीज़न होने चाहिए, है ना? और 1937 का जो चुनाव होता है, वो होता है 1935 के एक्ट के तहत। ये ध्यान रखना है 152 सीटों पे चुनाव होता है और 20 जुलाई 1937 को क्या होता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि कांग्रेस मिनिस्ट्री बनती है और श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा लीड करते हैं। जगलाल चौधरी होते हैं मेंबरशिप में, सैयद मोहम्मद होते हैं उस मेंबरशिप में। तो इस तरीके से जो है सरकार बनती है बिहार में 1937 में, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ उस चुनाव के बारे में बात करें, तो बलदेव जी जो थे एडवोकेट जनरल बने थे, रामदयालु सिंह स्पीकर बने थे, है ना? एक चीज़ समझिएगा कि ये जो स्पीकर है रामदयालु, ये पहले स्पीकर हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछेगा तो हो जाएँगे बिदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है? जो कि 1946 से 62 तक रहते हैं, है ना? मिस्टर ब्रेट ये चीफ सेक्रेटरी बने थे और अब्दुल बारी ये डेप्यूटी स्पीकर बनते हैं, है ना? अब्दुल बारी का आपको रोल देखने को मिलेगा सीडीएम के टाइम में नखस पिंड के आसपास में। है ना? स्पीकर की बात करते हैं तो ये जो रोल है स्पीकर का वो आर्टिकल 178 में बात किया गया है। रामदयालु सिंह पहले स्पीकर है बिफोर इंडिपेंडेंस और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा आफ्टर इंडिपेंडेंस। पटना सेक्रेटेरिएट की अगर बात करते हैं तो 1913 से 17 के बीच में आपको देखने को मिलेगा और इसका जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो जोसेफ मुनिंग और मार्टिन बर्न इन 2 पर्सनैलिटीज़ ने किया था, तो ये भी हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। जोसेफ मुनिंग और मार्टिन बर्न इन्होंने बिल्डिंग को तैयार किया था और 34 डिपार्टमेंट इसमें हैं और इंडो सार्सेनिक स्टाइल यानी कि इंडो इस्लामिक स्टाइल में इसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, पटना सेक्रेटेरिएट, ठीक है? तो वो चीज़ है। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर यस, पहले जो गवर्नर थे जेम्स शिफ्टन यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1 अप्रैल 1936 में और जयराम दास दौलत राम ये बनते हैं 15 अगस्त 1947 को यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर वाज़ द जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम गवर्नर और और क्या है अखलाक रहमान किदवई सेकंड मुस्लिम गवर्नर। 1920 अच्छा हाँ, 1920 में जब बिहार जो है उड़ीसा अभी अलग नहीं हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा के कंबाइंड गवर्नर पहले गवर्नर जो थे वो हैं एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 67th बीपीएससी में, ठीक है। 156th जो आर्टिकल है सब पार्ट 2 ये बात करता है रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर का और आर्टिकल 156 सब पार्ट 1 ये बात करता है गवर्नर को डिसमिस किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और कुछ इसमें हाँ, पहले जो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हैं अब्दुल गफूर हैं। एक चीज़ बता दें, पहले मुस्लिम गवर्नर अब्दुल गफूर और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर वो हैं जाकिर हुसैन। फर्स्ट मुस्लिम सीएम सॉरी मैंने लगता है उल्टा बोल दिया। उल्टा नहीं सिर्फ इसमें गलती बोल दिया। फर्स्ट सीएम जो हैं चीफ मिनिस्टर वो हैं अब्दुल गफूर और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जो है वो हैं जाकिर हुसैन, ठीक है? तो वो हो गया और बात करते हैं हाँ, ये वाला पार्ट हो गया ना? हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का, तो बिहार में टोटल 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। सबसे पहली बार लगा था 1968 में, जब भोला पासवान शास्त्री जो उस टाइम सीएम हुआ करते थे और लास्ट टाइम लगा है 2005 में राबड़ी देवी के टाइम। फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह, है ना? 1946 से 1961 पहले नॉन कांग्रेस जो चीफ मिनिस्टर बने वो महामाया प्रसाद सिन्हा और फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बिहार कैबिनेट की अगर बात करें तो 1946 में सबसे पहली बार हमें देखने को मिलता है दो मेंबर्स थे श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा। आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एज सीएम एज हेड और आर्टिकल 164 बात करता है इनके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 75 में और ये मिलेगा आर्टिकल 74 में, ठीक है ना। तो वो चीज है और नेक्स्ट क्या है हाँ बीपीएससी
बहुत इंपॉर्टेंट। बीपीएससी जो सेटअप किया जाता है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बीपीएससी के बारे में कम से कम इतिहास तो पता ही होना चाहिए। तो बीपीएससी का जो सेटअप होता है वो होता है 1949 में, ठीक है? हमारे आज़ादी के 2 साल बाद 1 अप्रैल को सेटअप किया जाता है और ये 1935 एक्ट के तहत किया गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, ठीक है? आर्टिकल 318 के तहत इसका सेटअप होता है और राजन धारी सिन्हा ये पहले चेयरमैन थे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। राजन धारी सिन्हा पहले बीपीएससी के चेयरमैन थे और इसका पहले हेडक्वार्टर रांची में था क्योंकि झारखंड वाज़ पार्ट ऑफ बिहार। But when Jharkhand was distributed after 2000, in fact in 2000 from बिहार, तो इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज करके पटना में कर दिया जाता है 1 मार्च 1951 को। तो 1 मार्च 1951 को क्या होता है कि पटना को बीपीएससी का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, जो अभी आप देखते हैं। तो ये याद रखना है, 2 डेट इसमें याद रखना है, एक 1949 और एक क्या है 1951, ठीक है? अच्छा सॉरी एक चीज़ में मैंने इसमें बोल दिया कि 2000 के बाद नहीं होता है बल्कि जो है झारखंड के फॉर्मेशन से पहले ही हेडक्वार्टर इसका चेंज हो जाता है रांची से पटना। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रांची हेडक्वार्टर था, लेकिन पटना इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है 1 मार्च 1951 को ही। झारखंड तो बनता है 2000 में, 15 नवंबर को, ठीक है? तो वो चीज़ है, वो थोड़ा-सा देख लीजिएगा। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन होता है आर्टिकल 243 टी के तहत और ये पटना में आपको देखने को मिलेगा इसका। बिहार ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन होता है 2000 में, जिस साल फॉर्मेशन होता है झारखंड का, है ना? तो ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है 3 जनवरी 2000 को और एसएन झा पहले इसके चेयरमैन होते हैं, जस्टिस एसएन झा, ठीक है? और इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2008 में। है ना? एस्टेब्लिशमेंट हो गया था 2000 में लेकिन इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2008 में, तो ये याद रखना है। बिहार स्टेट कमीशन फॉर वीमेन ये बनता है 1999 में और पटना में इसका क्या है हेडक्वार्टर है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 2000 में ह्यूमन राइट कमीशन बनता है और 1999 में पटना के लिए सॉरी वीमेन के लिए स्टेट कमीशन बनता है, राइट? और एसएन झा पहले चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट कमीशन के और राजन धारी जो हैं पहले बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 1949 में। ये चीज़ हमने देख अच्छा हाँ, वो सेम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 1 सेकंड। ओके, अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग जुडिशरी। जुडिशरी की अगर बात करें हम लोग, तो हाई कोर्ट का जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा आपको फरवरी 1916 में देखने को मिलेगा पटना हाई कोर्ट का। पहले आर्टिकल देख लेते हैं पॉलिटिकल। सो आर्टिकल 214 से 231 के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच आर्टिकल दैट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, दैट वुड बी आर्टिकल 217। पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है आपको कब 1916 में 3 फरवरी को। फाउंडेशन जो रखा जाता है इसको बनाने का वो 1913 में रखा जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर 1913 पूछेगा तो ये इस साल फाउंडेशन स्टोन रखा गया था कि हाँ बनाया जाएगा और किसने रखा था तो लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था और 1916 में 3 फरवरी को इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है फाइनली, ठीक है। 1948 तक 1948 तक ये जो है ये पटना हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आपको उड़ीसा पे भी देखने को मिलेगा क्योंकि 1936 में उड़ीसा नया राज्य बन गया था लेकिन 1948 तक इसी का जुरिस्डिक्शन चल रहा था लेकिन 1948 में सेपरेट हाई कोर्ट बना दिया गया हाई कोर्ट बना दिया गया उड़ीसा के लिए भी, ठीक है। 1972 की अगर बात करें 1972 में तो एक सर्किट बेंच बनाया गया था पटना और रांची के लिए जिसका कि हेडक्वार्टर था रांची में। यही सर्किट बेंच जो है बाद में झारखंड हाई कोर्ट बन जाता है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो सर्किट बेंच बनता है वो बना था 1972 में और ये रांची में इसका इस्टेब्लिशमेंट था, राइट? और यही जो है झारखंड हाई कोर्ट बनता है, ठीक है? और ये बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत बनता है।
तो ये ध्यान में रखना है हमें। अब बात करते हैं कुछ आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 227, ये पावर पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिया में जो जुरिस्डिक्शन है, जुडिशरी है, वो इंटीग्रेटेड है, राइट? इस तरीके से है। तो जो पावर हाई कोर्ट का उसके नीचे वाले सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उस पे उसके सुपरिटेंडेंस का जो पावर देता है, वो आर्टिकल देता है आर्टिकल 227, ठीक है? और अपॉइंटमेंट का जो अधिकार होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट के द्वारा, वो आर्टिकल है 217। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। 217 और 227, ठीक है? 228 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ द केसेस, कि ट्रांसफर जब केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट 1916 में हमें देखने को मिलता है, और वो हैं एडवर्ड मैनियार्ड चैमियर, ठीक है? 1 मार्च 1916 में इनको आप देखने को मिलेगा। पहले जो इंडियन चीफ जस्टिस थे, वो थे सैयद फजील अली 1943 में। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिपेंडेंस के बाद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो वो हो जाएंगे लक्ष्मीकांत झा। इंडिपेंडेंस के बाद पहले भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट लक्ष्मीकांत झा। इंडिपेंडेंस से पहले पहले इंडियन चीफ जस्टिस सैयद फजील अली। और सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडवर्ड मैनियार्ड चैमियर। पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रेखा दोषित 2010 में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं इनके बारे में। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो ज्ञान सुधा मिश्रा पहली फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की, बिहार से बिलोंग करने वाली पहली जज सुप्रीम कोर्ट की, और वो है ज्ञान सुधा मिश्रा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये बिहार से हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 6वें सुप्रीम कोर्ट के, है ना? तो बिहार से पहले पर्सनालिटी जो चीफ जस्टिस बने, वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमें देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर में, यानी कि पहला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुला था वो मुजफ्फरपुर में खुला था। जजशिप देखने को मिलता है 1875 में, इसका फॉर्मेशन होता है अंडर कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब कि एक्सटेंड मतलब इसका जजशिप इसका लागू होता था दरभंगा में, मोतिहारी में, छपरा में। जजशिप ऑफ दरभंगा बनता है फिर बाद में 1898 में सेपरेट एक। और 1947 की अगर हम बात करें, तो टोटल 13 जजशिप था, ठीक है, बिहार में। लेकिन जब 2000 में झारखंड अलग हो जाता है, तो 4 जजशिप जो है वो झारखंड को चली जाती है। और 2005 की बात करते हैं, तो एक सेकंड, न्यू जजशिप बनती है। अच्छा, 2005 और 2012 में 2 नए जजशिप बनता है बिहार में। हमने क्या बोला कि 1947 में 13 जजशिप था, ठीक है? 4 इसमें से माइनस हो गया 2000 में, तो बच कितना गया? तो हमारे पास बच गया 9 जजशिप। लेकिन 2 और नए जजशिप बने थे, एक बना 2005 में और एक बना 2012 में। जो 2005 में बना था वो जमुई के लिए बना, और जो 2012 में बना वो शिवहर के लिए बना। तो टोटल अभी जो बिहार में जजशिप है वो है 11, ठीक है? तो वो चीज़ हो गया। अब बात करते हैं ग्राम कचहरी का। तो बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे कचहरी का सेटअप किया गया, या फिर विलेज कोर्ट जो है सेटअप किया गया, और ये शुरुआत होता है 2006 में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसको एस्टैब्लिश किया गया था पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत। इसी के तहत हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन भी दिया जाता है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन मिलता है लोकल चुनाव में। अभी आगे उसको देखेंगे हम लोग। 5 साल इसका टाइम पीरियड होता है ग्राम कचहरी का, और सरपंच जो होता है इसका हेड होता है इलेक्टेड ग्राम कचहरी का। लोक अदालत की बात करें तो बिहार में 3 तरीके के लोक अदालत देखने को मिलेंगे: कंटीन्यूअस, मोबाइल और नेशनल। बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में ये बनाया गया था। और इसके तहत क्या होता है कि आप कोई भी, अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? तो ये इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 5 जून 2016 को, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि इस तारीख से इस कानून को क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ना? तो वो चीज़ है। और लोकायुक्ता की बात करें हम लोग, तो बिहार में लोकायुक्ता हमें देखने को मिलता है 1973 में, है ना? बिहार लोकायुक्ता एक्ट 1973।
और अपॉइंटमेंट हमें पता है कि बिहार गवर्नर करते हैं, कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, यानी कि जो लोकायुक्ता जो होते हैं राज्य में, लोकपाल होते हैं देश में और लोकायुक्ता होते हैं राज्य में। तो लोकायुक्ता का जो अपॉइंटमेंट होता है बिहार मतलब कि राज्य के गवर्नर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और चीफ जस्टिस ऑफ उस राज्य के हाई कोर्ट के जो होते हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। 5 साल का टर्म होता है लोकायुक्ता का और 3 मेंबर होते हैं लोकायुक्ता के बिहार में, ठीक है। श्रीधर वासुदेव सहनी ये पहले चेयरपर्सन हैं लोकयुक्ता ऑफ बिहार का, ठीक है। एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो वो आता है 165 के अंदर और अटॉर्नी जनरल आते हैं आर्टिकल 76, ठीक है। पटना एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो बिहार पुलिस को हेड करते हैं डीजीपी साहब, ठीक है जी। और 4 ज़ोन आपको देखने को मिलेगा बिहार में, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। पटना अंडर द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी के अंदर आता है पटना। 4 ज़ोन याद रखिएगा, ठीक है। और 4 डिवीज़न और 5 रेलवे ज़ोन भी है बिहार में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, तो बिहार पंचायती राज एक्ट 1947 हमें देखने को मिला था। बिहार पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1961 में देखने को मिला, लेकिन इसको अमेंड किया जाता है। बिहार पंचायती राज 2006 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है 2006 में, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होता है और सुप्रीम जो शेड्यूल कास्ट है उनको 16%, एसटी को 1%, विमेन को 50% और एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लास है उसको 20% का आरक्षण दिया जाता है लोकल चुनाव में, ठीक है। हालाँकि ये जो कानून बना था बिहार पंचायती राज, वो बना था 1947 में और जो बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट बना था, वो बना था 1961 में। लेकिन अमेंड किया जाता है 2006 में और इसको अमेंड किया जाता है जिला पंचायत समिति नहीं म्युनिसिपैलिटी वाला सॉरी, ठीक है, अभी आगे आएगा वो। इसको भी याद रखिए। तो बिहार पंचायती राज एक्ट 1947 को अमेंड किया जाता है 2006 में और 2006 में क्या किया जाता है, ये सब रिजर्वेशन दिए जाते हैं 16, 1, 50, 20, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो मुखिया होता है, मुखिया जी, है ना? पंचायत समिति के मुख्य होते हैं प्रमुख साहब और जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिला में जो पॉलिटिकल हेड होता है वो यही क्या बोलते हैं जिलाध्यक्ष होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होते हैं डीएम साहब, राइट? चलो जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं बिहार में, तो ये 1920 से ऑपरेट होते हुए आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने कानून बनाया बिहार एंड ओडिशा म्युनिसिपल एक्ट 1922 और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1951 के एक्ट से, ठीक है। 1951 में एक एक्ट बनता है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। इससे इसका फॉर्मेशन होता है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। 1952 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 5 अगस्त को। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि 1952 में एस्टेब्लिशमेंट होता है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के तहत। अब बात करते हैं कि बिहार जो म्युनिसिपल एक्ट है ना 2007 इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं और ये होता है कि यहाँ पे महिलाओं को 50% और बैकवर्ड क्लास को 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है अर्बन इलाके में, है ना? यानी कि शहरी इलाके में जो लोकल बॉडी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है 2006 में 2007 में। 2006 में तो मिल गया था रूरल इलाके में, है ना? पंचायती वाले में और अर्बन इलाके में मिलता है 2007 में। टोटल आज के डेट में बिहार में जो है ना 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसमें कि जो सबसे नया वाला है वो है सहरसा 19वां है ये। 9 डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा और इसका ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ। एमपी भागे डर से केटीएम पर, यानी कि एमपी से यहाँ पे एम से आपको मगध सबको पता है कि हाँ भाई मगध है, पटना भी एक डिवीज़न है। भागे से भागलपुर, डर से दरभंगा, से सारण, केटीएम के से कोसी, टी से तिरहुत, एम से मुंगेर और पुर से यानी कि पर से पूर्णिया। तो ये 9 डिवीज़न हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है ना? इसका अगर हेडक्वार्टर की बात कर लें हम लोग, तो देख लीजिए हेडक्वार्टर मगध का गया हो गया, पटना का पटना हो गया, भागलपुर का भागल हो गया, दरभंगा का दरभंगा हो गया, सारण का छपरा हो गया, कोसी का सहरसा हो गया, तिरहुत का मुजफ्फरपुर हो गया, मुंगेर का मुंगेर हो गया, पूर्णिया का पूर्णिया हो गया। ये देखो याद कौन करने वाला है? भागलपुर का भागलपुर है, पटना का पटना है, दरभंगा का दरभंगा ही है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है। सारण का छपरा ही होगा भाई, छपरा डिस्ट्रिक्ट से बहुत ये फेमस है।
लोग कितना लोग तो अभी भी बिहार में जानता है कि छपरा ही डिस्ट्रिक्ट है, जबकि छपरा नहीं डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सारण है। सारण का पार्ट है छपरा, तो छपरा सारण इससे याद रह जाएगा। मगध का आपको पता है कि जो मगध यूनिवर्सिटी है उसको आपको उसके लिए आपको बार-बार गया जाना पड़ता है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो इससे आप याद रखिए कि मगध यूनिवर्सिटी, मगध, मगध का हेडक्वार्टर गया है। सिंपल सा है। अच्छा कोसी का, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा-था, तो कोसी का सहरसा। अब देखिए अगर मैप अगर आप देखिए तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बार-बार मैप देखना होता है। यहाँ पे आपको कोसी देखने को मिलेगा, सैक, सुपौल, अररिया, किशनगंज और यहाँ से कोसी रिवर आती है ना? और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा सहरसा भी आपको देखने को अररिया के आस-पास वाला नीचे वाला जो रीजन है आप ये देखिएगा, इधर कहीं तो आपको देखने को मिलेगा एकदम अररिया के नीचे नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। आपको एग्ज़ैक्टली मैं बता दे रहा हूँ। सुपौल जो है ना, सुपौल के नीचे आपको देखने को मिलेगा मधेपुरा और मधेपुरा के नीचे आपको मिलेगा सहरसा। यानी कि कहीं न कहीं कोसी वाला रीजन में आपको सहरसा देखने को मिलेगा। तो कोसी का जो हो गया आपका सहरसा हो गया, तिरहुत का मुज़फ्फरपुर हो गया और मुंगेर का मुंगेर है ये है और पूर्णिया का पूर्णिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी हमें याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ठीक है, 1 सेकंड रुकिए देख लेते हैं। हाँ, ठीक है इसको भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो राजा विशाल का गढ़ ये आपको देखने को मिलेगा वैशाली में, है ना? और हाईएस्ट स्तूपा इंडिया का केसरिया ईस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, ये हम सब जानते हैं। राजगीर में कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स हैं, जैसे कि विपुलगिरी हिल्स, रत्नागिरी हिल्स, उदयगिरी हिल्स, सोनागिरी हिल्स, वैभवगिरी हिल्स, पीस पगोड़ा आपको राजगीर में देखने को मिलेगा, वैभरा हिल्स देखने को मिलेगा, वेनुवन विहार देखने को मिलेगा, अजात शत्रु फोर्ट ये भी आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं राजगीर का हो गया। नालंदा में कुछ, हालांकि नालंदा का पार्ट है ही राजगीर है। नालंदा में कुछ और अगर चीज़ें देखें तो सप्तकारिणी केव देखने को मिलेगा, बिम्बिसार का जेल आपको देखने को मिलेगा, मनियार मठ आपको राजगीर में देखने को मिलेगा, ह्यूएन का मेमोरियल हॉल आपको नालंदा में देखने को मिलेगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट? नालंदा में क्या-क्या देखने को मिल रहा है? तो इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं। सप्तकार्नी केव हो गया, बिम्बिसार का जेल हो गया, मनियार मठ हो गया, ह्यून का मेमोरियल हॉल आपको देखने को मिलेगा, ये सब नालंदा में है। राइट? मनियार मठ आपको देखने को मिला, एक सिलिंड्रिकल टेम्पल है ना? आपको पता है कि मनियार मठ आपको गुप्ता टाइम पीरियड का ये क्या है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? और बात करें तो बोध गया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महाबोधि टेम्पल। 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया था और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में 16th वाले में, ठीक है? बोध गया में आपको देखने को मिलेगा, बांका में आपको मिलेगा मंदार पर्वत, जमुई में आपको मिलेगा गिद्धेश्वर पर्वत, राइट? गिद्धेश्वर टेम्पल या गिद्धेश्वर पर्वत। गया में आपको मिलेगा प्रेतशिला हिल। गया में एक और हिल है जिसका नाम है ब्रह्मयोनि पर्वत, जो कि बीपीएससी ने पूछ रखा है 67th बीपीएससी में। तो ये याद रखना, प्रेतशिला ये आपको गया में मिलेगा। उसके बाद मधेपुरा में आपको मिलेगा सिंहेश्वर स्थान, है ना? मधेपुरा सिंहेश्वर स्थान। अजगैबी टेम्पल ये आपको गुप्ता पीरियड का है। मुंडेश्वरी टेम्पल ये भी आपको गुप्ता पीरियड का है। मुंडेश्वरी पर्वत आपको मुंडेश्वरी धाम या मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर में, अजगैबीनाथ ये आपको सुल्तानगंज के भागलपुर यानी कि भागलपुर के सुल्तानगंज में, ठीक है? और मनियार मठ राजगीर में। 2 से कन्फ्यूजन बड़ा रहता है। एक है मनियार मठ राजगीर में और मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में, या मुंडेश्वरी धाम या मुंडेश्वरी टेम्पल कह लीजिए या मुंडेश्वरी पर्वत कह लीजिए कैमूर में, और मनियार मठ आपको देखने को मिलेगा राजगीर में, ठीक है? मनियार मठ। और ये सब गुप्ता पीरियड के हैं ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में। गोलघर की बात करते हैं तो पटना में देखने को मिलेगा, 1786 में का एस्टेब्लिशमेंट होता है और जॉन गार्स्टिन करता है और 96 फीट है ये उसकी ऊँचाई। ग्रेन को रिस्टोर करने के लिए इसको स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था। पटना म्यूज़ियम बनता है 1917 में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एडवर्ड गेट उस टाइम जो है गवर्नर था, ठीक है? एडवर्ड गेट, जॉन गार्स्टिन जो दोनों में जेजी है, गार-गार। जीटी गार्स्टिन गेट, ठीक है? जामा मस्जिद हाजीपुर में, रामशिला, प्रेतशिला, विष्णुपाद टेम्पल, ब्रह्मयोनि, प्रेतशिला, रामशिला, है ना? प्रेत, राम, राम से प्रीत, विष्णुपाद भगवान विष्णु, ब्रह्मयोनि, है ना? भगवान ब्रह्मा। तो ये सब आपको गया मिलेगा। जितने भी भगवान के नाम पे है ना जो टेम्पल्स या हिल्स वो आपको गया में। मुंडेश्वरी टेम्पल या मुंडेश्वरी धाम कैमूर में, मनियार मठ
राजगीर में। बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ये 1959 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, बीएसआरटीसी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1949 में। और 1959 में, सॉरी, 1959, 1959, और 1949 में होता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1949 में होता है बीपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है भाई। अब आते हैं आगे। तो मुझे लगता, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाला पार्ट हम लोग का खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा सेंसस। सेंसस के हर सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएँगे। अब तक हमने लगभग सब पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और जहाँ तक मुझे याद है कि अब कुछ बस जो मेन इम्पोर्टेंट बच गया है, वो बच गया है सेंसस। वो भी आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, और इस तरीके से बिहार का हर एक क्वेश्चन आपका इसमें, इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।